मौलाना की जो आज की विज़िट है, इसके हवाले से वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो बाज़-औक़ात उनके ऊपर ना शायरी ऊद आती है और वो फिर हमारे साथ शेयर भी करते हैं, तो अच्छे चूँकि शेर वो बयान करते हैं। तो उन्होंने इस मुलाकात में तबसरा करते हुए कहा कि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जो शेख कदा से बज़्म चरागां किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। और दूसरा ये कि फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हदूद वक्त से आगे निकल गया कोई। इन दोनों शेरों की अगर हम इंटरप्रिटेशन करने बैठें तो हमें ये 2 बातें समझ आएंगी। अच्छा। एक तो ये समझ आएगा हमें कि जिन लोगों के बीच बहुत दोस्ती थी, जो नेचुरल एलाइज थे एक दूसरे के, उनके बीच दूरियां क्यों हुई हैं, क्या वजूहात हैं उसकी। और मौलाना जो बहुत ही यानी ज़ख्म खुर्दा थे पीटीआई के हाथों, जिन्हें जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डीज़ल के नाम से पुकारा जाता था, और वो ख़ुद उनको समझते थे कि वो यहूदियों के एजेंट हैं और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन है। ये जो अननेचुरल सी अलाइंस बनी है, ये अभी लोग उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा। मैं मौलाना साहब को जानता हूँ, बहुत उनसे इज़्ज़त एहतराम का हमारा ताल्लुक़ है। वो अपने यानी दिमाग में सियासी एतबार से बड़ी क्लैरिटी वो रखते हैं। क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है तो हम जान नहीं पाए कि किस वजह ने उनको इतना दूर कर दिया नवाज शरीफ साहब से और उनकी मुस्लिम लीग से। ये जो मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, ये पहली और आखिरी नहीं है। मेरे ख्याल से इससे रास्ता बनेगा। इट इज़ ए प्रिल्यूड टू ए मीटिंग बिटवीन नवाज शरीफ एंड मौलाना फजल रहमान वेरी सून। ये कोई मुश्किल तो नहीं था, ये तो वैसे भी डायरेक्ट भी हो सकती थी। चूँकि दूरियां सियासी एतबार से बहुत हैं, भरम की भी तो बात है ना। तो मुझे यूँ लगता है कि या तो मौलाना जाती उम्रा आ जाएंगे, अच्छा, और या फिर शहबाज शरीफ की तरह से नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचेंगे। सलीम बुखारी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब को अगर देखें और उनकी माजी की काविशें देखें तो कहीं ख़तरा तो नहीं लाहक हो गया वज़ीर आज़म साहब को कि कहीं हम भी ना चलते कर दिए जाएं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, आज मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और सिटिंग हुकूमत का दुश्मन कॉमन है, उस वक्त तक ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा। जिस दिन हुकूमत की और अशराफी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कुट्टी हुई, अगले दिन ये घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं कि तफसील करूँ? नहीं, मैं समझ गई। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के ऊपर एक मरतबा फिर प्रेशर बढ़ाया जाए। हवाला मेरा साइफर है। एग्जैक्टली। साइफर को दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील ले जाई गई है। अपील अगर मेरिट्स पर ट्रीट हुई तो ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो मुअत्तल कर दी हैं सजाएं उन्होंने, ये अंडू हो जाएगा। क्योंकि मेरिट्स पर केस अभी तक सुना ही नहीं गया। केस प्रेजेंट भी नहीं सही हुआ, मेरिट पर सुनना तो बात दोनों, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजंस। आप ठीक कह रही हैं। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसने केस परसू किया है कि जी ये साइफर गुम गया। असल केस तो ये था ही नहीं। असल केस तो ये था कि साइफर जो कोडेड लैंग्वेज में होता है, जिसकी रसाई सिर्फ 5 अफराद तक महदूद होती है, और उसके बाद ये वापस अपने मकाम पर पहुंच जाती हैं 5 कापियाँ, और उस लफ्ज़ बाहर लीक नहीं किया जाता। उस पर ना सिर्फ ये कि पब्लिक जलसे में लहरा के बताया गया इसमें क्या लिखा है। अगर आपको वो ऑडियो लीक याद हो आज़म खान साहब की और महात्मा खान साहब की कि इस पर खेलेंगे, तो फिर उसके बाद क्या बाकी बचता है। दूसरी बात यह है कि जिस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने कम से कम 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसकी कैटेगोरिकली जो है तरदीद की है कि ऐसा कोई इकदाम उनकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ जिसका मकसद महात्मा खान साहब की हुकूमत को डीसेटल करना। सलीम बुखारी साहब, अगर ये केस ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर वो मुद्दा वापस रखेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो ये प्रॉपरली सुना जाता, जिस तरह लास्ट मिनट के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी ये डोनाल्ड लू का बयान जो है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दीजिए, उस कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा है। अगर वो हिस्सा बनता है तो उसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला एलिमेंट अगर उजागर हो जाता है और केस वो रुख इख्तियार करता है तो फिर बचत मुश्किल है।
अच्छा, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ इसलिए कि साइफर को डीसाइफर करने के लिए बाकायदा कोड स्पेशलिस्ट होते हैं और इसकी रसाई जो है प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, DGI तक और शायद DGMI तक, ये 4 बंदों को जाती हैं और ये चारों कापियाँ फिर वापस आती हैं। फॉरेन ऑफिस का काम सिर्फ इसमें पोस्टमैन का है। ठीक है। फिर एक एलिगेशन ये है कि उस साइफर को जब डिकोड किया गया अपने यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उसका जो टेक्स्ट है उसको तब्दील किया गया, उसको ऐसा बनाया गया कि ये लगे कि गैर मुल्क ने साजिश की गई है। तो ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि केस जो है वो बड़ी तफसील के साथ सुना जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई सहूलतकार नहीं बैठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रेपुटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सारे फरिश्ते बैठे हैं, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाते हुए किसी और कानून की बात करते हैं और PTI के चीफ को रिलीफ देते हुए कि इनकी तकरीर को लाइव दिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल पैंतरा बदल लेते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर क्या कार्रवाई होती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और कुछ बात भारत में होने वाली नाइंसाफी पर भी करनी है। तो नाजरीन, आप साथ रहिए।